हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और एनसीईआरटी कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ये 7वां वीडियो है, ठीक है। अध्याय 7 है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी कि हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक कंप्लीट वीडियो मिलेंगी सभी विषयों की, ठीक है दोस्तों। तो बनी रहिए हमारी यूट्यूब चैनल पर और एनसीईआरटी पढ़ने का आनंद उठाएं, ठीक है दोस्तों। और अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं अध्याय 7, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसी हुई समुदाय, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं क्या लिखा है इधर। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थीं। एक जगह लंबी अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं हुए थे। तो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि पिछले अध्याय में आपने पढ़ा, जो 1, 2, 3 में आपने पढ़ा कि किस तरह से राज्यों का उत्थान और पतन हो रहा था। और उसी के उत्थान और पतन के बीच में कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादकों की गतिविधियों में नई नई किस्में शहरों और गांव में फल फूल रही थी। यानी कि नए नए किस्म के लोग जो अलग अलग चीज़ों में माहिर थी, अलग अलग कार्यों में माहिर थी, ठीक है। व्यापार में कोई शिल्पकार में, तो मतलब उनके बारे में बता रहे हैं। और एक लंबी अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक या सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी हुए। राजनीतिक परिवर्तन हुए, कोई राजा हारा, कोई जीता, कहीं किसी पे किसी ने शासन किया, कहीं पे किसी ने शासन किया। और सामाजिक परिवर्तन भी हो रहे थे, समाज में बहुत उथल पुथल हो रही थी। तो ये चीज़ें बता रहे हैं। आर्थिक परिवर्तन हुआ, किसी चीज़ को लेकर किसी चीज़ में वृद्धि हुई, किसी चीज़ में कमी हुई, ठीक है दोस्तों। कहीं व्यापार घटा है, कहीं बढ़ा है। तो दोस्तों, ये आर्थिक गतिविधियाँ हो रही थी, ठीक है। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह नहीं हो रहे थे। तो बोल रहे हैं सामाजिक, जो समाज में परिवर्तन हो रहे थे वो हर जगह नहीं हो पा रहे थे। शहरों में हो रहे थे, गाँव में लगभग कम हो रहे थे, ठीक है। तो इसके बारे में बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं क्योंकि अलग अलग किस्म की समाज अलग अलग तरीके से विकसित हुए थे। तो अलग अलग किस्म की समाज जो होते ना, तो वो अलग अलग जगह विकसित हुए, ठीक है। अलग अलग तरीकों से विकसित हुए, सॉरी। ऐसे कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसके बारे में आगे मिल रहा है जानकारी, ठीक है। देखिए, जनजातीय नृत्य संताल चित्रखर्रा। तो ये जैसे संताल जनजाति है दोस्तों, इसका कुछ नृत्य वगैरह कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बता रहे हैं इसके बारे में। चित्र एक है ये दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज बर्ड के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। तो दोस्तों, कह रहे हैं हमारे उपमहाद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे भारत के बारे में। तो समाज बर्ड के नियमानुसार, बर्ड यानी जाति व्यवस्था के अनुसार पहले से ही विभाजित था, ठीक है दोस्तों। ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़ी बड़ी राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। तो दोस्तों, कह रहे हैं जो ब्राह्मणों ने जो नियम वो बनाए थे ना, कि जाति व्यवस्था के नियम है और अन्य प्रकार के नियम, तो बड़े बड़े राजाओं को पहले से ही राजाओं ने मानी हुए थे, ठीक है दोस्तों। राजाओं ने जब मान लिए तो वहाँ की प्रजा ने भी मान लिए, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार वो नियम बने हुए थे, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ गया था, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ेगा ही दोस्तों, जब जाति व्यवस्था बनेगी और वर्ण व्यवस्था बनेगी, तो और समाज में अन्य प्रकार की गरीब अमीर होंगी, तो उस प्रकार वर्ण व्यवस्था समाज में ऊंच नीच और अमीर गरीब की बीच में अंतर तो बिल्कुल दिखेगा ही ना। तो दोस्तों, उसके बारे में बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था। तो दिल्ली के मुगलों के शासन काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था, यानी कि जी भेदभाव अधिक था, ठीक है। तो उसी के बारे में बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं बड़ी शहरों से परे जनजाति समाज। तो जनजाति समाज यानी कि ट्राइब्स, जो हम आजकल आदिवासी लोगों के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं इधर। अलबत्ता दूसरी तरह की समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप की कई समाज ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। तो दोस्तों, कह रहे हैं कि जो बहुत सी ऐसी समाज थी जो ब्राह्मण द्वारा बनाए गए कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठान है और उनकी अन्य क्रियाकलापों को नहीं मानते थे, ठीक है दोस्तों। वो नहीं मानते थे कि हम ऊंचे नीचे के
अलग अलग भागों में विभाजित हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि और ना ही भी इन असमान वर्गों में विभाजित थी। ठीक है दोस्तों, वो आदिवासी लोग थे तो वो जो ब्राह्मणों की कर्मकांड और नियम बनाए गए थे उनसे दूर थे और वो अपने अलग जंगलों में कहीं अलग क्षेत्रों में रहा करते थे। ठीक है दोस्तों, उनके बारे में बता रहे हैं। अक्सर ऐसी समाजों को जनजातीय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जनजाति लोग अपने जंगली जीवन में मतलब प्रकृति के करीब यानी कि और समाज से दूर रहते हैं। वो उनका अलग समाज रहता है और उनका जो संस्कृतियाँ होती हैं वो अलग होती हैं। ठीक है दोस्तों, और वो सिटी की लाइफ से थोड़ा दूर रहते हैं और अपनी उसी लाइफ में खुश रहते हैं। ठीक है दोस्तों, उनके बारे में बता रहे हैं। प्रत्येक जनजाति के सदस्य राजनीति नातेदार के संबंध में जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, जनजाति जो समूह होते हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी रूप से किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ शहरों में नहीं कि अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अलग होता है। वो एक ना एक रूप में किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकार संग्राहक या पशुपालक थे। वे प्राय भी अपनी निवास स्थलों की प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि जो जनजातीय लोग थे वो क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे, शिकारी भी थे, उसमें शिकारी संग्राहक भी थे। ठीक है, और वे अपने निवास स्थल से प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करते थे। यानी कि वो लोग जहाँ रहते थे जंगलों में, वहाँ की वातावरण से, वहाँ की पेड़ पौधों से, वहाँ की मतलब जो कुछ भी वहाँ जंगल में उत्पन्न होता है, पैदा होता है, उस सब से अपना जीवन यापन करने के लिए बिल्कुल सक्षम थी। ठीक है दोस्तों, इस बारे में बता रहे हैं। वो अपने आसपास की हर चीज़ का इस्तेमाल करना जानते थे। ठीक है दोस्तों, ये बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि कुछ जनजाति खानाबदोश थी और भी एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। तो दोस्तों वो वही शिकारी जीवन भी जिया जाता था उनके उनके द्वारा, है ना। तो वो शिकारी भी थी। ठीक है, खेती बाड़ी भी करती थी और अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग भी करती थी। यानी कि वो पूरी तरह से मतलब जंगल में रहने के अनुकूल थे। ठीक है दोस्तों, उन्हें जंगल में रहना पूरी तरह से आता था। ठीक है, तो उस बारे में बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। दोस्तों कह रहे हैं कि जो जनजाति समूह थे उनकी आसपास जो जितनी जमीन, जितना जंगल, जितना एरिया वो जानती थी उनकी कब्जे में था या उनकी अधीन मतलब अंडर था। ठीक है दोस्तों, तो उनका पूरा उन पर उन क्षेत्रों पर पूरा नियंत्रण था उनका। ठीक है दोस्तों, वहाँ कोई घुसपैठी नहीं आ सकती थी। अगर आते थे तो वो उनको किसी भी तरह से खदेड़ कर भगा दिया करते थे। ठीक है दोस्तों, उनकी प्राकृतिक हथियार हुआ करते होंगे या कुछ और सामानों की वजह से या कुछ और तरीके होते होंगे। ठीक है, उनसे बजा मतलब उन पर वो पूरा नियंत्रण करने के लिए अनुकूल सक्षम थे। ठीक है दोस्तों, वो ले रहे ना, नियंत्रण कर रखते थे। ठीक है, और अपने खुद की बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। तो कह रहे हैं कि उनका अलग परिवार हुआ करता था। उसी प्रकार वो अपने परिवारों पर मतलब किस तरह से नियंत्रण रखना है, परिवारों पर किस तरह से चलाना है, परिवार में किस तरह से व्यवस्था बनाना है, ये सब उनको आता था। ठीक है दोस्तों, ये किसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों, एक बार फिर सुन लें। जी, ट्राइब्स होते हैं ना, आदिवासी समूह, उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आज भी हमारे देश में बहुत अधिक जनसंख्या आदिवासी वर्ग में मतलब देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, और आदिवासी दोस्तों हमारे सब आदिवासी जो समूह हैं सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में है और उसके बाद अदर स्टेटों में झारखंड है, बिहार है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, और ये फिर उधर नॉर्थ ईस्ट में भी हैं आदिवासी लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये वैसे हर स्टेट में दोस्तों आदिवासी मिलेंगे देखने को, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में ही सिर्फ आदिवासी हों, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड इधर ही हों, नहीं, हर स्टेट में आदिवासी मिलेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि बिल्कुल हर एक में, कुछ अपवाद भी हैं दोस्तों, जैसे हरियाणा, पंजाब है दोस्तों, और दिल्ली है, इधर थोड़ी बहुत ही कम मात्रा में मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो भी। तो ठीक है, वैसे नहीं, ना के बराबर है। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं कि अपनी आज़ादी, हाँ इधर से कभी कभी नहीं, इधर आ गए थे हम। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी बड़ी जनजातियाँ फल फूल रही थी। मतलब कभी इस उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप यानी कि दक्षिण भारत में, मतलब मध्य प्रदेश के
दक्षिण की बात चल रही है, यानी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की दक्षिण की बात चल रही है। ठीक है दोस्तों, उपमहाद्वीप इसी से लगा हुआ है। ठीक है, गुजरात से बंगाल तक दोस्तों ये उपमहाद्वीप ही कहलाता है, जितना एरिया समंदर से घिरा हुआ है। ठीक है, तटीय प्रदेश वगैरह सभी उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, आपको पिछले अध्याय में हमने बताया। ठीक है, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में बड़ी बड़ी जनजातियां फल फूल रही थी। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। ठीक है दोस्तों, तो उन जातियों के बारे में बता रहे हैं कहाँ रहती थी, तो जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, दुर्गम जगहों पर। ठीक है दोस्तों, दुर्गम जगह जैसे कहती हैं कि जहाँ पे कोई आवागमन ना हो, मतलब सामान्य मनुष्य का आना जाना बिल्कुल ना के बराबर हो। ठीक है दोस्तों, तो दुर्गम स्थान उसी को कहते हैं, आप इसको याद रखना। ठीक है, कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि बहुत सी बार ऐसा होता था कि बहुत से लोग किसी रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ वो जनजातियों का जैसे कोई बड़ा समूह व्यापारी वर्ग या कोई अन्य लोग जा रहे हैं, या किसी जंगल में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को खोजने के लिए, या वन्य संपदा के साथ मतलब जो उनका लेन देन होता था, पेड़ों की कटाई वगैरह, तो उसके साथ उनको जैसे आदिवासियों से उनकी मतलब झड़प होती थी, मुलाकात हो जाती थी, तो उनके साथ संघर्ष भी करना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, ये देखने को अधिकतर मिला है दोस्तों हमारा जो उस वो काल था कि जो अब जिस काल में अंग्रेज लोग हमारे भारत में आए थे, उस समय ये अधिक देखने को मिला है। ठीक है, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों ने अधिक से अधिक जंगलों की कटाई है, जंगलों से कीमती चीज़ों को मतलब लेना है, मतलब और अन्य प्रकार की चीज़ों की जो जंगलों से मिलती थी उनके साथ खिलवाड़ किया, जंगलों के साथ खिलवाड़ किया, आदिवासी पर अत्याचार भी की थी। तो दोस्तों बहुत सी बार आपने देखा होगा, इतिहास में हम आगे पढ़ाएंगे भी आपको दोस्तों, कि अंग्रेज़ों का संघर्ष हुआ है आदिवासी लोगों के साथ, तो उन्होंने आदिवासियों ने डटकर सामना किया है। बहुत सी बार अंग्रेज़ों को मुँह भी खानी पड़ी है। ठीक है, हारना भी पड़ा है अंग्रेज़ों को। ठीक है दोस्तों, हमारी बहुत वीर महान योद्धा भी हुए हैं आदिवासी समूह में। ठीक है दोस्तों, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को भी बचाए रखा। तो दोस्तों आदिवासियों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, कभी कभी वो जीते भी, कभी कभी हारे भी, तो ये बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते क्या कह रहे हैं कि लेकिन जाति आधार और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे हैं। तो दोस्तों कह रहे हैं कि ये जो जनजाति लोग थे और जाति जो जंगलों में रहती थी, तो वो उन लोगों को अपनी जो विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहना पड़ता था। जैसे कि मध्य प्रदेश की जनजाति है, अब के कभी कभी कोई नॉन जनजाति के लोग भी पहुंच गए, जैसे कोई व्यापारी, तो वो जनजाति लोग जैसे कि जंगल में कोई चीज़ उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, जंगल से कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, तो वो बाज़ारों में बेचने के लिए भी आया करते होंगे कभी कभी, क्योंकि पैसे की भी आवश्यकता पड़ती होगी, वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती होगी, तो ये भी उनकी एक छोटा मोटा व्यापार भी करते होंगे। तो इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि जरूर छोटी मोटी विविध विविध किस्म की ज़रूरतों की आवश्यकता के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, बशर्ते वो उनकी संस्कृति के साथ मतलब छेड़छाड़ नहीं किया करते होंगे। ठीक है, वो उन्हें व्यापार से मतलब होगा, और उन्हें जो चीज़ चाहिए वो उनसे मिलती होगी, उन्हें जो चीज़ चाहिए वो उनसे मिलती होगी, एक दूसरे से जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी मिल जाती होंगी। ठीक है, ये चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं टकराव और निर्भरता की इस संबंध ने दोनों तरह है कि समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। तो दोस्तों कह रहे हैं कि उनको किसी चीज़ की जैसे किसी इंसान को जंगलों से किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो आदिवासियों के साथ व्यापार का एक माध्यम यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि जंगलों से उत्पन्न चीज़ों को वो प्राप्त कर सके, और जंगलों में जो आदिवासी हैं उन्हें किसी वस्त्र वगैरह है या अन्य किसी साधन की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो उनके साथ उस तरह से व्यापार करेंगे या अपने तौर तरीके इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इस तरह से उनके साथ निर्भरता और संबंध बनी रहे। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि धीरे धीरे बदलने का काम करते रहे। ठीक है, इतना हो गया था। आगे कह रहे हैं कि जनजाति लोग कौन थे, तो जनजाति लोग कौन थे दोस्तों, तो आगे इसमें पढ़ेंगे हम। समकालीन इतिहास के मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि समकालीन जो इतिहासकार और मुसाफिर थे, यानी कि तीर्थयात्री थे, या जो अन्य जैसे कि जो विदेशी आए यात्री है वगैरह, तो उन्होंने कम जानकारी दी है किसके बारे में, तो
आदिवासी यानी ट्राइब्स के बारे में, क्योंकि वो ना लोग मतलब किसी से अधिक मिलती थी, उनको जिन लोगों से मतलब था उनसे मिलती होंगी, जिनसे काम था उनसे मिलती होंगी, जिनके साथ उन्हें संबंध स्थापित करने हैं व्यापार वगैरह तो उनसे मिलती होंगी, बाकी किसी से नहीं मिलती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये बता रहे हैं। तो इसी वजह से इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं दी है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। तो जनजाति लोग क्यों लिखित दस्तावेज रखते होंगे, उन्हें किसी से मतलब ही नहीं था, उनकी अलग संस्कृतियाँ सभ्यताएं और उनकी अलग मान्यताएं थी दोस्तों, तो उनका अलग रहन सहन था बाकी सब मतलब अन्य लोगों से। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, लेकिन समृद्धि रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं का भी संरक्षण करती थी दोस्तों। तो वो अपनी एक जो समृद्धि रीति रिवाज थी, मौल जो बोलचाल की जो माध्यम से जो उनके पास जो संस्कृति सभ्यता थी उन और जो परंपराएं थी तो उनका संरक्षण करती थी। ठीक है दोस्तों, ये बता रहे हैं कौन करती थी, तो दोस्तों ये ट्राइब्स यानी आदिवासी। ठीक है, ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। ये तो जैसे कि किसी के दादाजी ने किसी के पिताजी को दिया, फिर पिताजी ने उस किसी को दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये चलता रहता था। तो ये उनकी संस्कृति सभ्यताएं और मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। ठीक है दोस्तों, तो वो भूलते नहीं थे कि हमारे दादाजी ने मतलब क्या क्या किया, हमारे पिताजी ने क्या क्या किया, तो हमें क्या करना है, हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे। तो ये सब उनका एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था और उनका आज भी चल रहा है दोस्तों। बहुत सी जनजातीय लोग आज भी वो नियम कायदा कानून संस्कृति का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। तो कह रहे हैं कि वाचिक परंपरा यानी कि जो देखने को मिलती हैं कभी कभी, अब तो जानी आनी आना जाना भी बना रहता है आदिवासियों के साथ दोस्तों। व्यापार एक तरह से, सॉरी व्यापार तो नहीं कहेंगे, हाँ व्यापार भी होता है कुछ कुछ हद तक। ठीक है, आजकल आदिवासी भी दोस्तों सरकार की बड़ी बड़ी स्कीमों का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, और एक मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों उनको, ताकि वो भी विकसित हो सके, वो भी सरकारी नौकरियों में अपना मतलब भागीदारी निभा सकें, वो भी सरकार की स्कीमों का फ़ायदा उठा सकें, वो भी सरकार की सेवाओं का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, ये सब इसमें हो रहा है आगे, मतलब जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो आजकल तो दोस्तों ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से आदिवासी आदिवासी रही है, बल्कि कुछ हद तक हैं, लेकिन काफ़ी विकसित भी हुए हैं। ठीक है, सरकारी नौकरियों में भी वो काफ़ी अच्छे से भूमिका निभा रहे हैं और अच्छे पदों पर भी हैं। और क्या कहते हैं वो, अब बड़ी ईमानदारी से बड़ी बड़ी पदों पर पहुंच चुकी हैं, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने लगी हैं। ठीक है, पहले भी करती थी ऐसी बात नहीं, लेकिन अब वो अपनी सरकार के मतलब बड़े बड़े पदों पर रहकर वो सरकार की स्कीमों को भी अप्लाई कर रहे हैं और मतलब सरकार को चला भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब हो रहा है। तो आगे कहते हैं कि कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। तो बड़े इलाकों पर भी नियंत्रण था, जैसे कि बड़ी सभी कबीले हुआ करते थे जनजाति समूह के, और उनकी जो मुखिया होते थे तो वो मतलब बड़े बड़े क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लेते थे, नियंत्रण करते थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ कह रहे हैं पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान सब बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गखर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। इन उनके मुखिया कमाल खान गखर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध की मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगार और अरघुन अरघुन आगे क्या कह रहे हैं, अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि जो अ, पंजाब में खोखर जनजाति थी उसका 13वीं और 14वीं सदी के दौरान उनका बहुत अधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व था। ठीक है दोस्तों, और वो बहुत अधिक शक्तिशाली जनजाति के रूप में उभरी। ठीक है, और उसके बाद जो गख्खर लोग थे वो महत्वपूर्ण बन गए। ठीक है, उसके बाद जो उनके मुखिया थे कमाल खान गख्खर, उनको बादशाह अकबर ने एक बड़ा पद दे दिया था मनसबदार का। ठीक है दोस्तों, क्यों दे दिया था, क्योंकि उनके पास बड़ी ज़मीन जायदाद थी, उनके अंडर बहुत लोग थे लेबर वगैरह, तो उनको मतलब मनसबदार बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे आगे चलकर मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगर और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उस उत्तर
ठीक है, तो अत्यंत क्षेत्र था। तो ये हो गया। किसका था प्रभु? तो इसका बता रहे हैं कि मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले, मुगलों ने जो क्षेत्र अधीन कर किया था उससे पहले वो क्षेत्र मुल्तान और सिंध का लंगार और अरगुन लोगों का प्रभुत्व क्षेत्र था वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद मुगलों ने अपनी अधीन कर लिया था। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग बलोच बलूच जनजाति। ठीक है दोस्तों, ये लोग अलग अलग मुखियों वाली कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। ठीक है दोस्तों, पश्चिम हिमाचल में पश्चिमी हिमालय में गड्डी गड़ी गडरियों की जनजाति रहती थी। गड्डी गडरिया। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी हिमालय में। दोस्तों पश्चिमी हिमालय किधर पड़ता है? तो दोस्तों इधर जो जम्मू कश्मीर है। ठीक है दोस्तों, इधर जम्मू कश्मीर का पश्चिमी इलाका। ठीक है दोस्तों, और आगे कह रहे हैं कि पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी, जो आज भी हैं दोस्तों। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? तो सुदूर भारत में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जो आज नॉर्थ ईस्ट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे किसका शासन था, मतलब किस जनजाति का प्रभुत्व था? तो दोस्तों नागा और अहोम। ठीक है दोस्तों, अहोम नागा आज भी हैं ये जनजातियाँ दोस्तों। लेकिन अब दोस्तों क्या है उनका, वही मैंने बताया कि सरकार की सेवाओं का लाभ उठाना है, सरकार की स्कीम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े पदों पर आना है। ठीक है, और सरकार में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं दोस्तों। कहने का मतलब वो अब विकसित होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ एक मतलब बड़ी बड़ी समुदाय हैं, जो बड़े समूह हैं, तो समुदाय नहीं, बड़े बड़े समूह कहेंगे, तो वो आज भी उसी तरह रह रहे हैं जिस तरह से काफ़ी समय पहले रह रहते थे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आगे देखिए दोस्तों, मौजूदा बिहार और झारखंड में कई इलाकों में 12वीं सदी तक सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। ठीक है दोस्तों, सरदार शाहियों का। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? बिहार और झारखंड में दोस्तों। बिहार और झारखंड में दोस्तों सरदार शाहियों का उदय हुआ और वहाँ पे उनका मतलब प्रभुत्व हुआ। ठीक है दोस्तों, ये बता रहे हैं। बादशाह अकबर की प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चीर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया था। दोस्तों ये देखिए, अकबर का जो सेनापति था, कौन था? जो मान सिंह। ठीक है दोस्तों, मान सिंह का दोस्तों, मान सिंह महल ग्वालियर की किले में बना हुआ है दोस्तों। आप अगर कभी आए तो देखें। तो ये एक मुझे याद था तो मैंने बता दिया। आगे देखिए दोस्तों, किस समय उसने चीरों पर हमला किया था? तो दोस्तों 1551 में। ठीक है, 91 में, सॉरी। तो और अच्छा खासा उनसे धन लूटा था, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा धन होगा, मतलब सोना चांदी जेवरात वगैरह होंगे हैं, हीरे मोती और कुछ भी होगा दोस्तों, वन संपदा होगी और अन्य चीज़ें होंगी। ठीक है, उनको लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया था दोस्तों। किसने? मान सिंह ने। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। अधीन नहीं बनाया गया क्योंकि वो मतलब वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। कहने का मतलब ये है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया दोस्तों। चेर चेर लोगों का किले भी थी, मतलब उनका एक बड़ा एक साम्राज्य टाइप का होगा शायद, ऐसा बता रहे हैं इसमें। किलों पर कब्जा किया। ठीक है, तभी तो किले के रूप में इसको लिख रही है यहाँ पे। ठीक है, और इन जनजातियों को अपना अधीनस्थ बना लिया। तो किसने? तो देखिए दोस्तों, औरंगजेब ने। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में बता रहे हैं। औरंगजेब ने चेरों पर शासन किया और उनके किलों पर कब्जा किया और उन्हें अपनी अधीन बना लिया। ठीक है, तो ये छूट रहा है, मैं इसको दोस्तों पढ़ लेता हूँ। ये कुल क्या होता है? तो कुल परिवार या घरों का एक ऐसा समूह को कुल कहती है, जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करती हैं। जनजाति संगठन प्राय नातेदार या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होती है। तो दोस्तों के एक ही परिवार और एक ही घर के लोगों के, एक ही ब्लड से जुड़े हुए लोगों को कुल कहती है। ठीक है दोस्तों, जो एक ही मतलब पूर्वज की संतान होते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हें कुल कहा जाता है और ये एक दूसरे से नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होती है। ठीक है दोस्तों, ये शब्दावली थी, ये परिभाषा थी, आपने याद किया, इसको अच्छे से समझें। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हो गया था, अधीन कर लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियां मुंडा और संथाल थी। तो कहाँ पर दोस्तों? मुंडा बिहार और झारखंड में बता रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, कहाँ पे? ये देखिए, ये बिहार और झारखंड में। ठीक है,
कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियां मुंडा और संथाल थी, आज भी हैं दोस्तों। संथाल कहते हैं, यहाँ संताल लिखा है दोस्तों, ठीक है। संथाल संथाल एक ही है, आप कंफ्यूज ना होना, ठीक है। यद्यपि वे उड़ीसा और बंगाल में भी रहती थी, तो दोस्तों कभी कभी मतलब कभी कभी क्या है दोस्तों, कहीं कहीं उड़ीसा और बिहार में भी देखने को मिला है संथाल जनजाति, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो दोस्तों कभी कभी व्यापार के माध्यम से या किसी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या जैसे रिश्ते नाते संबंध बनाने के माध्यम से है, ठीक है, इसके माध्यम से चली जाती होंगी, ठीक है। तो वहाँ पर भी रहने लगती होंगी, ठीक है दोस्तों। ये भी एक प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है। तो उड़ीसा और बंगाल में भी मिलती है, ठीक है। कौन? संथाल, ठीक है। संथाल का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बिहार और झारखंड और उड़ीसा और बंगाल में भी देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। अ, आगे कह रहे हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेदार, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों की निवास स्थल थी, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहे हैं? कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों पर जो कोली और बेराद जनजाति थी, उनका निवास स्थल है, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली जनजाति, कोली, कोली नहीं, कोली और बेराद, कोली, ये दोनों अलग अलग हैं दोस्तों, आपको कंफ्यूज ना होना। कोली और बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों की निवास स्थल थे, ठीक है दोस्तों। कोली लोग गुजरात की कई इलाकों में भी रहते हैं, तो दोस्तों ये भी आप देखने को मिलेगा आपको, गुजरात के कई इलाकों में कोली जनजाति पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। आप कह रहे हैं कि कुछ और दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। तो दोस्तों कह रहे हैं कि कोली लोग जो गुजरात में रहते हैं उनकी, ठीक है। और कुछ दक्षिण में, दक्षिण यानी साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की भी विशाल आबादी थी, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में आज भी भील अधिक मात्रा में है दोस्तों, अधिक बड़ी बड़ी समूह में है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों वही मैंने फिर बता रहा हूँ दोस्तों, वो सरकार की सेवा, सरकार की जो स्कीमें हैं, लाभ, सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, सरकारी पदों पर भी हैं दोस्तों, अच्छी खासी मतलब नौकरी वगैरह कर रहे हैं और सरकार भी चला रहे हैं दोस्तों। तो ये सब हो रहा है, ठीक है। और कभी कभी दोस्तों देखने को मिलता है कि उनके साथ अन्याय भी होता है दोस्तों, अन्य जातियों जनजातियों के साथ, तो ये भी गलत है। मैं ये पूरी तरह से समर्थन नहीं करता कि दोस्तों वो सरकार की सेवाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, नहीं दोस्तों, उनके साथ आज भी अन्याय देखने को मिलता है, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों। आज भी वो कभी कभी कहीं कहीं ऐसे रह रहे हैं जैसे कि वो इंसान ही ना हो, ठीक है। उनके साथ बहुत बुरी अत्याचार भी हो रहे हैं, तो ये गलत है। वो सरकार की सेवाओं से परे भी हैं दोस्तों, ऐसा ऐसा नहीं है, है ना। तो हर चीज़ का दोस्तों अपवाद होता है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा भी प्रभाव होता है, ठीक है। हर चीज़ का एक अलग अलग वो होते हैं दोस्तों, प्लस माइनस पॉइंट होते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि आप देखेंगे दोस्तों कि बहुत सी बार दोस्तों उनकी जो वो होती है ना, जो कहने का मतलब ये है कि किसी प्रकार के विद्रोह के द्वारा या किसी सरकार की जो आतंकवादी या नक्सलवादी घटनाएं हो जाती हैं, तो उनको उनके बड़े समूह को इस तरह से सताया जाता है मानो वो हो आतंकवादी ही हो। तो ये अन्य प्रकार की घटना है दोस्तों, आप क्या सोच सकती है, बिल्कुल अपना दिमाग लगा सकती है, ठीक है दोस्तों। मेरे कहने का तात्पर्य ये दोस्तों, आप भी कुछ अपने हिसाब से सोच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। सु भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम व मध्य भारत में फैली हुई है। हाँ, इधर हो गया। ये पढ़ते 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई जगह बसे हुए खेतिहार और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तो दोस्तों कह रहे हैं कि 16वीं सदी के आते आते वही भील जो जनजाति थी, तो वो खेतीहर बन गए, ज़मीन ने भी जोतने लगी, ज़मीनें भी करने लगी, यानी कि किसान के रूप में वो मतलब अपने आप को प्रेजेंट कर पाए, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, तब भी भीलों की कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे, यानी कि वो खेती बाड़ी भी करने लगी, किसान हैं बड़े, किसान संग्राहक भी बन गए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद भी वो शिकारी बने रहे, ठीक है दोस्तों। सॉरी, किसान और खेतीहर बन गए थे, उसके बाद भी शिकारी और संग्राहक बनी रहे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौड़ लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे, ठीक है। उस समय भी थे और आज भी हैं दोस्तों, ऐसे नहीं है। कहाँ कहाँ देखिए, एक बार फिर पढ़ता हूँ मैं। छत्तीसगढ़, मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौड़ लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों ये दिखा रहे हैं कुछ चित्र हैं जो जो आदिवासी लोगों की, ये इस तरह से रहते थे। ये शिकार करके आए हुए हैं। ये तीर से किसी हिरन को मारा इन्होंने, ठीक है, और ये इधर आके भूज कर खाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चित्र 1 और 2, एक ऊपर देख लिया था, 2 चित्र रात में 20 लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, रात में कर रहे हैं और ये खा रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसी रहती थी। खाना बदोश चारागाह चरवाही और अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमती थी। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेती हर गृहस्थ से अनाज कपड़े बर्तन और ऐसी ही अ, हम्म, चीजों के लिए ऊन घी इत्यादि का विनियमन भी करते थे। तो इधर बता रहे हैं दोस्तों क्या किस तरह से चार खानाबदोश लोग उनके साथ जो पशु हाँ पशु पक्षी भी कह सकते हैं होते थे, यानी कि जानवर वगैरह उनके साथ रहते थे, ठीक है। उनको ही मतलब इधर उधर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराती थी और आराम से जंगलों में रहती थी, ठीक है दोस्तों। गुफाओं में या वो अपने झोंपड़ियाँ बनाकर रहती होंगी, ठीक है। और उनका उन्हीं का दूध वगैरह इस्तेमाल करती होंगी, उनका ही मांस यूज करती होंगी मतलब खाने पीने के लिए। और खेती बाड़ी भी जैसा कि इसमें लिखा है, खेती बाड़ी के अन्न वगैरह उत्पन्न करके खाती होंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये और फिर भी खेती हर गृहस्थ अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था, ठीक है दोस्तों। और फिर खेती हर गृहस्थ से अनाज कपड़े बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन घी इत्यादि का विनियम भी करने लगे, यानी व्यापार वगैरह करने लगे, ठीक है दोस्तों। लेन देन चीज़ों के बदले चीज़ें लेना देना है, ठीक है, ऐसे विनियम कहते हैं, विनिमय सॉरी। कुछ खाजना बदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई ढुलाई का काम भी करती थी। एक जगह से दूसरी जगह आती जाती थी, सामानों की खरीद फरोख्त भी करती थी दोस्तों। जैसे किसी आदिवासी समूह के पास शहद है और किसी आदिवासी समूह के पास दोस्तों दूध है, तो एक दूसरे से बांट कर मतलब उन्होंने शहद दिया, उसके बदले उन्होंने उसको दूध दे दिया, ठीक है दोस्तों। ये विनिमय कहा कहलाता है, ठीक है दोस्तों। वस्तु विनियम, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना देना, ठीक है, तो वस्तु विनिमय कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये हुआ करता था, ठीक है। आगे कह रहे हैं एक जगह ऐसी दूसरी जगह आती जाती थी, वे अपने सामान का खरीद फरोख्त भी करती थी, तो ये हो गया। देखिए दोस्तों ये इधर दिखा रहे हैं कि इन्होंने उसको कुछ सामान दे दिया, उसने उसने उसके बदले कुछ अनाज दिया, ठीक है दोस्तों। ये जानवरों पर लाद कर ले जाना इनका होता था। तो दोस्तों कह रहे हैं कि घुमंत ये चित्र देखिए, तीसरा नंबर का चित्र, घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखला व्यापार को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके ऊँटों पर लादा जा रहा है। मेवा होगा, मेवा कोई जंगल में जो पैदा होती थी, ठीक है दोस्तों, किशमिश काजू बादाम वगैरह अन्य चीज़ें, ठीक है। अन्य भी चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों, मैंने जो बताया वही नहीं, ठीक है। मध्य एशिया से व्यापारी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारी एक अन्य व्यापारी दूसरे व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे दोस्तों। वही व्यापार शुरू हुआ दोस्तों। व्यापार ही इंसान के सबसे पहले जीवन का माध्यम बना था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते क्या कह रहे हैं, इधर ये पढ़ लेते हैं। खाना बदोश और भ्रमणशील समूह खाना बदोश घुमंतु लोग होते हैं। उनमें उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु व्रंत के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते हैं। इसी तरह दस्तकारी फेरी वाले और अन्य नर्तक गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते रहते हैं, करते करते एक दूसरी जगह की यात्रा पर रहती है। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट आती थी जहाँ उन्हें पिछले साल दौरा किया था। तो दोस्तों वही है कि जो सामान बेचने जाती थी, तो पहले सामान बेचा उन्होंने, वहाँ पे कुछ दिन रहे, ठीक है। उसके बाद वहाँ से चलकर दूसरी जगह गए जहाँ पे पहले उन्होंने सामान बेचा था। तो ये मतलब एक व्यापार की बात कही जा रही है, ठीक है। ज़्यादा हम्म, दिमाग नहीं लगा रहा इसमें, ठीक है दोस्तों। आगे क्या कह रहे हैं कि अ, बंजारा लोग अपनी सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारोबार डांडा टांडा कहलाता था दोस्तों। जो बंजारी लोग हुआ करते थे दोस्तों, उनका समूह को टांडा कहा जाता था, ठीक है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अध्याय 3 में पढ़ चुकी हैं आप। बंजारों का ही इस्तेमाल नगर की बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे दोस्तों, ठीक है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों, वो बंजारों का ही उपयोग किया करता था सामान की एक स्थान से दूसरे स्थान पर अ, लाने ले जाने में, ठीक है दोस्तों।
आगे कह रहे हैं कि बादशाह जहांगीर ने अपनी संस्मरणों में लिखा है कि बंजारी विभिन्न इलाकों से अपनी बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे दोस्तों। तो ये बता रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि सैन्य अभियानों के दौरान भी मुगलों सेना सेना के लिए खाद्यान्नों की उड़ाई का काम करते थे दोस्तों। कौन? बंजारी। तो बंजारी लोग दोस्तों एक राजाओं के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण काम किया करते थे दोस्तों के सामान का लाना ले जाना, ठीक है। और अन्य प्रकार की जो खाद्यान्न की पूर्ति होती थी वो करते थे दोस्तों, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि किसी भी विशाल सेना के लिए कितने 1 लाख है दोस्तों। देखिए आप ध्यान से देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है दोस्तों। 1 लाख बैल अजान अनाज ढोते होंगे, तो वही, ठीक है। 5 जीरो दोस्तों आप हमेशा याद रखना, 5 जीरो यानी 1 लाख हो जाता है, ठीक है दोस्तों। बिना किसी शब्द की देखिए, बिना किसी काउंटिंग की आप एकदम फटाक से बता देना, ठीक है। 5 जीरो यानी 1 लाख, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि ये बंजारे के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाली एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारी का वर्णन किया है। तो पीटर मंडी कोई अंग्रेज व्यापारी था दोस्तों। उसने क्या लिखा है अंग्रेज बंजारों के बारे में? तो सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसने 14,000 बैल, जिसमें 14,000 बैल थे दोस्तों, ठीक है। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे दोस्तों। 14,000 बैल थी और वो गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदी हुई थी। ये बंजारी लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्ची अपनी साथ लेकर चलते थे दोस्तों। कौन? बंजारी लोग, ठीक है दोस्तों। एक टांडा में कई परिवार होते थे। उनका जीने का तरीका उन भार वाहकों से मिलता जुलता था जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, गाय बैल उनकी अपनी होती थी। कई बार भी सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर भी खुद सौदागर होती थी। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से भी खरीदती थी और उस जगह ले जाती थी जहाँ वह महंगा महंगा है। वहाँ से भी फिर ऐसी चीज़ें लाते थे जी जो किसी जगह मुनाफे के साथ बेची जा सके। तो दोस्तों ये जो अंग्रेज व्यापारी था वो बता रहा है कि जो बंजारी हुआ करती थी, तो बंजारों का समूह टांडा, उनके पास 14,000 से बैल थी। उसमें वो चावल और अनाज से जैसे गेहूँ, चावल और अन्य प्रकार के अनाजों को भरते थी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचा करती थी। कैसे बेचा करती थी? जैसे कि किसी भी व्यापारी समूह ने, जो बंजारों के समूह टांडा ने अपनी बैलों पर सामान भरा लादा, दिल्ली से सामान लादा और आकर आगरा में बेचा। दिल्ली से सामान सस्ता खरीदा अनाज, जैसे 20 रुपए किलो अनाज खरीदा, ठीक है। 20 रुपए किलो से के हिसाब से उन्होंने 1,000 बोरी खरीदी। तो फिर आगरा में आकर उन्होंने 25 रुपए मतलब किलो के हिसाब से, मतलब 20 रुपए किलो खरीदी और 1,000 बोरी, ठीक है। और फिर आगरा में आकर, मैं एक जनरल उदाहरण ले रहा हूँ दोस्तों, आप ये मतलब सोचना कि इतना कैसे है, ठीक है। तो फिर आगरा में उन्होंने 25 रुपए किलो 1,000 बोरी दे दी। तो उन्होंने कितना लाभ कमाया ये दोस्तों, ठीक है। फिर आगरा से उन्होंने किसी अन्य प्रकार की फसल को, अनाज को खरीदा। तो फिर आगरा से आकर उन्होंने इधर कानपुर या लखनऊ में बेच दिया, या दिल्ली में भी फिर वापस जाकर बेच दिया, ठीक है। या जयपुर, मुंबई कहीं और बेच दिया, ठीक है दोस्तों, या भोपाल कहीं भी, ठीक है। पटना, बिहार, बंगाल, उड़ीसा कहीं भी जाकर भी वो बेच देते थे दोस्तों, जहाँ उन्हें लाभ होता था, ठीक है दोस्तों। ये चल रहा था। इसके बारे में बताया जा रहा है। किसने बताया जा रहा है? ये पीटर मंडी की पुस्तक में, जिसमें उसने वर्णन किया, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। और उस जगह ली जाती थी जहाँ महंगा होता था। वहां से भी फिर चीजें खरीद लाती थी और वो किसी जगह पर मुनाफे के साथ बेची जा सकती थी। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। टांडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते थे। तो जो टांडा बंजारों का समूह हुआ करता था उसमें 600 से 700 तक, कभी 800 ऐसा भी हुआ करता होगा, ठीक है। लोग हुआ करते थे, मतलब बड़े समूह में चलते थे, ठीक है, ताकि उनको लूटपाट भी ना हो सके। आगे कह रहे हैं कि वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करती थी, जहाँ तक कि ठंडी मौसम में भी अपनी गाय बैल पर भी सामान उतारने के बाद भी उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि वहीं यहाँ ज़मीन पर्याप्त है यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये बोल रहे हैं कि जो वो लोग तो बंजारी बंजारी लोग हुआ करते थे जिनका समूह को टांडा कहा जाता था। तो वो
किसी ऐसी स्थान पर आकर मतलब रुकती थी, जो खुले मैदान हुआ करते होंगे, वहाँ पर अब उनकी जो पशु होती थी उनसे अनाज वगैरह उन्होंने हटाया और उन्हें खुला छोड़ दिया, ताकि उनसे वो जो वहाँ की जो क्या कहते हैं दोस्तों उनको, चारागाह, उन पे चारागाहों में उन्होंने छोड़ दिया और आराम से उनको पशु पशु चर रहे हैं, तब तक वो अपनी आराम कर रहे हैं। ठीक है, आराम करने के बाद तो उनको फिर कहीं और जाना है तो वहाँ के लिए रवाना हो गए। ठीक है दोस्तों, और उन चारागाहों में उनको रोकने के लिए कोई था भी नहीं। ठीक है, स्वतंत्र चल रहे हैं उनके पशु। ठीक है, ये मतलब सब आप भी दोस्तों कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी क्या होता होगा। ठीक है, जो इसमें लिखा है उसके अलावा भी आप कुछ अलग सोच सकते हैं दोस्तों, इसमें बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, क्या क्या करती होंगी, क्या क्या नहीं करती होंगी, क्या क्या उन पर प्रतिबंध होंगे या क्या नहीं होती होंगी। ठीक है, ये सब किस किस की फसल वो लेकर लाते होंगे। ठीक है, किस रेट पर बेचती होंगी, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे कह रहे हैं कि इधर कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, नहीं छूटा। आगे देखते हो क्या कह रहे हैं, ये कांस से मगरमच्छ कुट्टी का गौड़ जनजाति उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, ये जो मगरमच्छ की दोस्तों ये कांसे की मूर्ति बनाई हुई है दोस्तों, किसने, उड़ीसा में। ठीक है, कुट्टी का जनजाति, कौंड जनजाति के द्वारा। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहे हैं, कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालती पोसती और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी दोस्तों। तो घोड़ी वगैरह वो पालती थी, अच्छी सी छोटी सी बच्ची, मतलब अच्छी सी पालती होगी, फिर बड़ा होकर वो किसी व्यापारी वगैरह को या किसी राजा को या किसी योद्धा को बेच दिया करती होंगी। ठीक है, जिससे अच्छी उन्हें अच्छा पैसा मिलता होगा। ठीक है, छोटी मोटी फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव में दूसरे गांव में भ्रमण करती थी। तो दोस्तों फेरी वाले भी हुआ करती थी दोस्तों, जो छोटी मोटी समूह में हुआ करती होंगी। ठीक है, उनके बारे में बता रहे हैं। ये लोग रस्सी सरकंडों की चीजें, फूल की चटाई और मोटी बोरी जैसी माल बनानी और बेचते थे। ठीक है दोस्तों, ये जंगलों से प्राप्त सामग्री को मतलब शहरों में आकर बेचते थे, जिन्हें फेरी वाला कहा जाता था दोस्तों। तो ये मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त चीज़ों की मतलब जो उपयोगिता है उसका मतलब उपयोग करके उनसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो शहरों में किस तरह से बेचना है, किस तरह से नहीं बेचना है, वो सब चीज़ें के साथ व्यापार करते थे दोस्तों, ये कह रहे हैं। अर्थात आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें क्या लिखा है। ठीक है, कि जो फेरी वाले लोग हुआ करते थे तो वो रस्सी सकंडी की चीज़ें, फूल की चटाई और मोटी जैसी बोरी जैसे सामान बेचा करते थे। यानी कि जो चीज़ें जंगलों से जो चीज़ें प्राप्त होती थी उससे जो सामान बनाना, वो जो कलाकार आती होगी उनसे बनाते थे, उनको बेचा करते थे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं किसी चीज़ को बार बार इसलिए दोहराता हूँ ताकि वो आपको एक तरह से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, ना कि मैं मतलब आप पर ज़्यादा प्रेशर डालना चाहता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। तो जो भिक्षुक हुआ करते थे दोस्तों, जो भीख मांग कर काम चलाते थे, अपने जीवन यापन करते थे अपना। ठीक है, वो भी सोचते थे कि मैं भी एक व्यापारी के रूप में सामान को लाऊं बेचूं तो मुझे मेरा भी पेट को मतलब भर जाएगा, पैसे मतलब आएंगे तो मैं भी अपना पेट भर सकूंगा। ठीक है, तो ये भी काम किया करते थे। नर्तकों, गायकों, अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गाँव में कमाई के लिए अपना कला का प्रदर्शन करती थी दोस्तों, आज भी करती हैं दोस्तों। हम देख सकते हैं कि जो आती है ना, सर्प कीड़े, बंदरिया के साथ, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी के साथ, मतलब सॉरी भेड़ बकरी नहीं, इनके साथ आती हैं दोस्तों और खेल करती हैं। शहरों में गाँव में भी आती हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये भी एक अपनी गुजारा मतलब गुजारा भत्ता पूरी करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, उनको भी पैसे की आवश्यकता होती है, उनको भी खाना पीना की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो वो उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल सहमत हैं और समझ सकती हैं दोस्तों क्या कहना चाहता हूँ मैं और इसमें क्या लिखा है। ठीक है, बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। बर, वर्गों वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण के बीच नई जातियाँ सामने आईं। दूसरी ओर कई जातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। तो दोस्तों कह रहे हैं कि जो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया, जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ी, जैसे जैसे लोगों को
चीज़ों का महत्व समझ में आया। जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ी, जैसे जैसे आप और भी जोड़ सकते हैं दोस्तों, जैसे जैसे परिवार बड़ी होते गए, ठीक है, उसी प्रकार नई हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। तो जैसे मतलब मान के चलिए, जैसे राजा है, कोई राजा को अपनी महल का और विस्तार करना है, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ वो सोच रहा है कि इस तरह से नई महल में कुछ अलग डिजाइन निकालनी, तो अलग कार की आवश्यकता पड़ेगी, अलग आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, अलग जो मकान बनाने वाले हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। ये विकास होता गया, ठीक है दोस्तों, हुनर पैदा हुआ। और यही बता रहे हैं, वर्णों के भीतर छोटी जातियाँ उभरने लगीं, जैसे कि बता रहे हैं उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच अन्य जातियाँ उभरने लगीं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो मतलब विस्तार होता गया, ठीक है दोस्तों, जातियों में उपजातियाँ बनने लगीं। तो दोस्तों ये आगे कह रहे हैं कि दूसरी ओर कई जातियों समाज से समूह को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों जो जातियों की उपजातियाँ बनी उन्हें भी मान्यता मिली, हाँ ठीक है, तुम आप भी रहिए आराम से समाज में, ठीक है, ये हुआ, मतलब दर्जा दे दिया गया, ठीक है। विशेषज्ञता विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्रियों को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। तो दोस्तों कह रहे हैं कि जो जैसे शिल्पकार था, तो कोई उनको सुनार है, जैसे लोहार है, बढ़ई, उनको सामाजिक मिस्त्रियों की ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। उन्होंने कहा ठीक है ब्राह्मणों की, चलो आपको ये मतलब इस कला में आप माहिर हैं, आप निपुण हैं, तो आपको ये आपकी ये जाति बना देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये उसी प्रकार उनकी जातियों का नाम दे दिया है। तो ऐसे ही दोस्तों होता है दोस्तों। अभी मान के चलिए कोई अन्य जाति मतलब चाहे कोई अपनी जाति से कोई एक अलग समूह के रूप में खुद को विकसित कर ले, तो क्या उसे मान्यता नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी दोस्तों, बशर्ते उनका समाज थोड़ा एग्री हो, ठीक है। धीरे धीरे होता गया, क्या होता गया कि जातियों में वर्ण की बजाय ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई, ये सब होता गया, ठीक है। वर्ण की बजाय जाति समाज की संगठन का आधार बनी। क्या कह रहे हैं, जो वर्ण व्यवस्था थी उसके आधार पर, पहले वर्ण व्यवस्था 4 भागों में थी, ठीक है, उसकी बजाय समाज बनने लगी, ठीक है, समाज के रूप में, यानी कि समाज में अधिक जातियाँ उत्पन्न हो गई, ठीक है। तो 4 वर्णों से फिर दोस्तों 4 से 8, 8 से 18, 16 ऐसी बनती गई, ठीक है, ये हुई। आगे देखिए क्या कह रही है, जाति पर विचार विमर्श। तो दोस्तों वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचि रापल्ली तालुका में स्थित उय्याकोडन उदियार की 12वीं शताब्दी के अभिलेख से ब्राह्मणों की एक सभा अध्याय 2 में आप पढ़ेंगे कि विचार विमर्श का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ, रथ वाली लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रही थी। उन्होंने इस जाति की कामकाज तय किए, जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिरों द्वारा बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बनी साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जीवर बनाना आदि शामिल थे। तो दोस्तों कह रहे हैं कि जो 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श, ब्राह्मणों की एक सभा ने कहाँ पर, तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली तालुका में जो अलग अलग समाज विकसित हुई उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे थे ब्राह्मण लोग। और कह रहे हैं कि जो अलग अलग जो लोग थे, मंदिर निर्माण करने वाली, वास्तुकार करने वाली, ठीक है, मूर्तियाँ बनाने वाली, बलि के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने वाली, मंडप बनाने वाली, राजा के लिए जीवर बनाने वाली, इन सभी रूपों में मान्यता दे दी गई, ठीक है दोस्तों। तो इनके बारे में बताया जा रहा है ना। तो ये सब हो गया, उन्होंने विचार विमर्श किया और उन्हें मान्यता दे दी गई कि चलो आप इस वर्ल्ड में आप ये वर्ल्ड हैं, आप इसमें बिल्कुल रह सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। आपकी ये जाति बन चुकी है, ठीक है, ये ऐसी मान्यता दी गई होगी। और देखिए 11वीं और 12वीं सदी तक आते आती क्षत्रिय के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ, यानी कि राजपूत गोत्रों की ताकत में भी वृद्धि हुई। किसने दी? तो ब्राह्मणों ने ही दोस्तों सबसे पहले मान्यता देना शुरू किया था दोस्तों कि चलो आप ये हो बन जाओ, ठीक है, कोई मतलब प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, आप पर भी हुड़ो, चंडीलो, चालुक्यों, कोल और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आती थी दोस्तों। मतलब कह रहे हैं कि जो राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ भी। मेरा दोस्तों गला खराब है, क्या करूं। वे हुड़ों, चंडीलों, चालुक्यों और कुछ दूसरी राजवंशों से आते थे दोस्तों। कौन? राजपूत गोष्ठ की गोत्र, ठीक है।
इनमें से कुछ पहली जनजाति में आती थी और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेष कृषक वाली क्षेत्रों में जहाँ कई तरह की परिवर्तन हो रही थी और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपने संपदा का इस्तेमाल किया। दोस्तों वही जैसे कि शुरू में वो कृषक थे, उसके बाद वो धीरे धीरे जमींदार तो होते ही गए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो उन्होंने अपना छत्रत्व हासिल कर लिया, मतलब युद्ध वगैरह करी होंगी या कुछ और वजह हो सकती है, ठीक है। तो शासक बन गए, शासक के बाद वो मतलब एक राजपूत के रूप में धीरे धीरे आए, ठीक है। ये सब मतलब युद्ध लड़े जीते तो मतलब योद्धा के रूप में विकसित हुए धीरे धीरे, और वो क्षत्रिय रूप में हो गए तो ये सही मतलब विकसित हुआ डायरेक्ट। तो किसी ने मतलब ये नहीं कि मैं ये हूँ, ठीक है। कोई भी मतलब जैसे कि कोई विशेष दर्जा मतलब डायरेक्ट तो नहीं मिला होगा, ठीक है। धीरे धीरे छोटे से बड़ा हुआ। आगे कह रहे हैं कि शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय की उदाहरण का राज जनजाति लोगों के अनुसरण किया, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहे हैं, शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों की उदय की उदाहरण का जनजाति लोगों के अनुसरण किया। तो दोस्तों वही कह रहे हैं कि जैसे कि शासकों के रूप में जो शासक थे वही धीरे धीरे एक दूसरे से राजा के रूप में मतलब विकसित हो गए, यानी कि युद्ध वगैरह की धीरे धीरे वो राजा के रूप में विकसित हो गए, ठीक है। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। तो उन पे जो अधिक धन संपदा खेती बाड़ी होगी तो उनकी वजह से वो शासक वर्ग बनने में सफल हो पाए, ठीक है दोस्तों। बाकी जिन पर धन संपदा नहीं थी तो वो एक छोटी मतलब अवधि पर बनी रहे, यानी कि कोई शिल्पकार है, कोई किसी कला में माहिर है वो बनी रहे, कोई खेती बाड़ी करता रहा, कोई गुलाम बना रहा है, ठीक है दोस्तों। ये सब मतलब गुलाम नहीं, मतलब जो खेती बाड़ी में दास के रूप में कार्य करता है वो सब। आगे कह रहे हैं कि उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। तो जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या में थी तो उन्होंने शासन नहीं कर पाया, वो शासक नहीं बन पाए और उन्होंने जो छोटी जाति के रूप में जगह बना पाई, यानी कि वो ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई, ठीक है दोस्तों। तो ये बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि दूसरी तरफ पंजाब सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों और जनजातियों में काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया। तो वही बोल रहे हैं कि जो अधिक मतलब वो नहीं हो पाए, जो बड़ी ओहदों पर नहीं पहुंच पाए, यानी कि छोटी मतलब उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी और बड़ी ओहदों पर नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने क्या किया कि पंजाब सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों में ने काफ़ी पहले इस्लाम को स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और वहाँ पे अपने आप को इस्लाम के रूप में मतलब विकसित कर लिया, ठीक है दोस्तों। उसके बारे में बता रहे हैं। सनातन हिंदू की क्या कह रहे हैं कि भी यहाँ छूट गया था, भी जाति व्यवस्था को नकारते रहे, यानी कि वही जैसे ब्राह्मणों ने जो व्यवस्था बना दी गई थी दोस्तों उसको नकारते रहे। उन्होंने कहा नहीं ये ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब हम भी कुछ हैं। तो उन्होंने उनकी जब उन्हें उस व्यवस्था से ब्राह्मणों की व्यवस्था अच्छी नहीं लगी या कुछ अलग उनसे एग्री नहीं हुए तो उन्होंने उस व्यवस्था को नकार के इस्लाम धर्म को अपनाया और भी जाति व्यवस्था को नकारते रहे, ठीक है दोस्तों। सनातन हिंदू के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। तो दोस्तों वही है, उन्होंने बोला कि ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियम कायदा कानून हम नहीं मानेंगे, हम छोटे नहीं हैं, हम बराबर के हैं। अगर बराबर की मानो तो ठीक है, अन्यथा हम अपनी अलग जगह पर मतलब अलग धर्म या अलग व्यवस्था में शामिल होंगे जहाँ पर हमें बराबर की मान्यता दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये हुआ वही दोस्तों, किसी को इंसान को बराबर नहीं समझा जाएगा तो विद्रोह करेगा या वो ऐसा मतलब समूह दिखेगा या ऐसा कोई धर्म दिखेगा या ऐसी कोई व्यवस्था दिखेगा या ऐसा कोई क्षेत्र दिखेगा जहाँ उसको बराबर की मान्यता प्राप्त हो, ठीक है दोस्तों। हर कोई बराबर हर कोई अपना सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है दोस्तों, हर कोई बराबर का माहौल चाहता है दोस्तों, कोई नहीं चाहता कि मतलब उसके साथ भेदभाव हो, ठीक है। तो ये बात मैं भी दोस्तों एक छोटी सी अपील इसमें भी करना चाहूँगा इस वीडियो में आपसे कि अगर आपके पास कोई दोस्त मित्र या कोई अन्य पड़ोसी या कोई अन्य लोग हैं दोस्तों जो जिसको आप जानते हो या ना जानते हो, दोस्तों हमेशा दोस्तों एक दूसरे के साथ बराबर का व्यवहार करें, ना कि ऊंच नीच का, ठीक है दोस्तों। आज जैसा कि कभी कभी देखने को मिलता है कि हम
पर थोड़ा पैसा हुआ, हम पर थोड़ा शान शौकत हुई, हम पर थोड़ा रुतबा हुआ, या हम पर थोड़ा जो मैन पावर हुआ किसी भी तरह से, मतलब हम थोड़ी शक्तिशाली या ताकतवर महसूस हुए, हमने जैसे देखा, तो धीरे धीरे हमारे अंदर ईगो आता है, हम फिर सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं है, ठीक है, और सामने वाले को छोटा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, या उनको उनकी मतलब औकात दिखाती हैं, हम अपनी औकात भूल ही जाते हैं ना। ये इंसान की बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी बुराई है, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमारे पास कुछ चीज़ में वृद्धि हुई, यानी हमें पैसा में, धन दौलत में, या किसी या शान शौकत में कुछ तरह से वृद्धि हुई, तो हम अपनी औकात भूल जाते हैं। हम क्या, कोई भी, यानी कि भूल ही जाता है इंसान अपनी औकात, और सामने वाले की औकात दिखाने लगता है, ठीक है दोस्तों। जब ये हम भूल जाते हैं कि आज हम क्या हैं और कल क्या थे, ठीक है दोस्तों, ये नहीं बोलना चाहिए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है दोस्तों, हमें हमेशा सभी से मित्रवत और भाईचारे की भावना और बराबरी की भावना से व्यवहार करना चाहिए, चाहे हमारी सिचुएशन कोई भी हो दोस्तों, चाहे हम कहीं भी हों, हमारा ओहदा कोई भी हो, हमारे पास कितना भी पैसा हो, हम हमारे साथ कितने भी लोग हों दोस्तों, और सामने वाले के साथ बिल्कुल पैसा हो ना हो, सामने वाला कितना गरीब हो, सामने वाले की कोई भी सिचुएशन हो, सामने वाले के साथ कोई हो ना हो, ठीक है। तो ये छोटी सी अपील थी दोस्तों, आप बिल्कुल इस पर ध्यान देंगे और बिल्कुल हमारी बात मानेंगे दोस्तों, इसी हमारा विश्वास है आपसे दोस्तों मेरे, ठीक है। अब आप आगे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं। तो यही कि प्रस्तावित गैरकानूनी समाज की व्यवस्था के इलाके में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। आगे, राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुई सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। तो जो राज्यों की उत्पत्ति दोस्तों हुई, जो राज्य यानी कि स्टेट, यानी कि जो बन ही जाते हैं ना, कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी कि राज्य के दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बंगाल, इसकी यूपी, बिहार के रूप में नहीं माना जाता। राज्य दोस्तों फैक्ट्रियाँ होती हैं, कोई कंपनी होती है, कोई समूह होता है, कोई यूनिट होती है, कोई जैसे कि समुदाय होता है, उसको भी राज्य कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। राज्य कोई स्टेट की रूप में नहीं होता, ठीक है दोस्तों। राज्य की परिभाषा दोस्तों बहुत व्यापक है, आप उसको अगर कभी देखें तो बहुत व्यापक परिभाषा है राज्य की, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर बताते हैं राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। स्टेट तो आता ही है, वो तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। राज्य के अंतर्गत आता है कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ा समूह, कोई एक समुदाय, कोई एक जो क्या कहते हैं, एक जो गांव है दोस्तों, उसे भी राज्य कहेंगे। एक सरकार को भी राज्य कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। हमारे इतिहास में इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो बराबर उदाहरण नीचे उल्लेखित है, ठीक है दोस्तों। इसको देखते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद ये पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये जनजाति है कौन सी, गौड़ महिलाएं हैं दोस्तों। इनको देखिए कितनी मतलब नार में क्या क्या पहने हुए हैं, नाकों में, कानों में क्या क्या पहने हुए हैं, ठीक है। ये संस्कृति, उनकी संस्कृति का हिस्सा है उनका दोस्तों। कि स्थानांतरित किसी क्या होती है दोस्तों, किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है दोस्तों। जब वह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है, तब उसकी जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और उसी तरह से फसल को उगाई जाती है, ठीक है दोस्तों। ये स्थानांतर कृषि कहते हैं, ठीक है दोस्तों, आप इसको याद कर लें, ठीक है। नज़दीक से एक नज़र क्या है, तो गौड़ लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करती थी दोस्तों। स्थानांतरित कृषि के बारे में आपने इधर देख ही लिया, ठीक है, करते थे। विशाल गौड़ जनजाति कई छोटे छोटे इलाकों में, छोटी छोटी कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अलग अपना राजा या राज्य होता था। जिस समय दिल्ली में सुल्तान की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होते गए। तो दोस्तों वो बता रहे हैं कि जो गोंड जो जनजाति हुआ करती थी दोस्तों, उनका क्षेत्र क्या था, तो जो गोंडवाना क्षेत्र था, ठीक है दोस्तों। विशाल गोंड कई छोटे छोटे समूह में बटे हुए थे, और प्रत्येक का अपना राजा एवं राय होता था, ठीक है। जिस समय दिल्ली के सुल्तान की ताकत घटी, यानी कि दिल्ली में जो सुल्तान थे शासन कर रहे थे, उनकी ताकत घटी, और उन्होंने उसी समय उसके बड़े बड़े गोंड राजाओं ने सरदार पर हावी हुए, ठीक है दोस्तों। तो वो खुद को स्वतंत्र महसूस करने लगे और वो सरदारों पर हावी हुए, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, अकबर की शासनकाल की एक
इतिहासकार अखबारनामा में उल्लिखित है कि कटंगा की गौड़ राजधानी 70,000 गांव थी। तो गढ़कटंगा की गौड़ राज्य में 70,000 गांव थी। तो दोस्तों अखबारनामा में लिखा गया है, ठीक है। गढ़कटंगा में क्या थी? 70,000 गांव। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित हो गई थी। हर गढ़ किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रण में था। तो दोस्तों गौड़ राजा काफ़ी शक्तिशाली और समृद्ध हुआ करती होंगी, इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। राज्य गढ़ों में विभाजित था। हर गढ़ किसी खास गौड़ कुल की नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गाँव की इलाके में विभाजित होती थी। दोस्तों 84 गाँव, ये दोस्तों हर बार मैंने दिखा है 84, 48, 50, 60 ही अधिक हुआ करते थे। दोस्तों एक बार फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये पुनः 84 गाँव की इकाइयों में विभाजित थे। तो दोस्तों 84 गाँव हुआ करते होंगे, ठीक है। तो वो बता रहे हैं जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 कोई शब्द होगा जो उस समय काफ़ी प्रचलित था, ठीक है दोस्तों। या 84 गाँव की वजह से फेमस हुआ, ठीक है। 84 का उप विभाजन बरहोतो में होता था। 84 का उप विभाजन जो बरहोतो में हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। आगे कह रहे हैं जो 12 गाँवों को मिलाकर बनी होती थी, ठीक है। जो 12 गाँव में विभाजित थे, ठीक है दोस्तों। बरहोतो में था जो 12 गाँव में विभाजित थे दोस्तों। तो ये हो गया। आगे दोस्तों देखते हैं क्या कह रहे हैं। बड़ी राज्यों की उदय ने गौड़ समाज की चरित्र को बदल डाला। बड़ी राज्यों की उदय ने जो कह रहे हैं बड़ी बड़ी राज्य उत्पन्न हुई या बड़ी बड़ी राज्य बनी, उन्होंने गौड़ समाज की चरित्र को बदल डाला। क्या किया? गौड़ समाज की चरित्र में बदलाव किया और उनको अलग तरह से पेश किया दोस्तों, ठीक है। तो उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। जो बराबरी वाला समाज था दोस्तों, तो वो धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। समाज यानी कि उनमें विखंडित हो गया, ठीक है। उनमें भी जो उपशाखाएं बनी, तो वो सब होता गया, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि ब्राह्मण लोगों ने गौड़ राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए दोस्तों। तो ये देखिए ब्राह्मणों की ये थोड़ी यहाँ पे तो चालाकी दिखाई जा रही है दोस्तों। उन्होंने गौड़ राजाओं से जमीनें ली। उन्होंने समझा कि ज़मीन का महत्व कितना है, ये हम अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। तो शुरू से ही उन्होंने ज़मीन का महत्व समझा और धीरे धीरे उन्होंने गौड़ राजाओं से जो ज़मीन को दान के रूप में लेना शुरू किया और फिर वो प्रभावशाली बनते गए, ठीक है। गौड़ सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। तो वो देख रहे हैं तो दोस्तों गौड़ राजा हुआ करते थे दोस्तों। उन्होंने सोचा हम अपन जो सरदार हुआ करते थे गौड़, उन्होंने दोस्तों खुद को राजपूत के रूप में महसूस करने की कोशिश की। तो उन्हें मान्यता किसने दी? फिर ब्राह्मणों ने, ठीक है दोस्तों। ब्राह्मणों ने कहा हम आपको राजपूत राजाओं के रूप में मान्यता देंगे, आप हमें इतनी ज़मीन दे दीजिए, ठीक है, और हम आपको फेमस कर देंगे। तो दोस्तों एक लालच होता है, उनका लालच अलग, उनका लालच अलग। यानी लालच पर दुनिया वो समय एक तरह से व्यवस्था चलने लगी, ठीक है दोस्तों। उन्होंने ज़मीन दे दी। उन्होंने सोचे हम पे ज़मीन इतनी अधिक है तो हम क्या करेंगे, इसकी ज़मीन का हमें मान्यता मिल जाएगी, हमें एक ओहदा मिलेगा राजपूत का, तो हम दे देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। इसलिए गढ़करंटा को गौड़ राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली थी दोस्तों। इसी वजह से उन्होंने ज़मीन दे दी और उन्हें संग्राम शाह की उपाधि मिल गई दोस्तों, ठीक है। तो ये बता रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि उनकी पुत्र दलपत्नी महोबा की चंदेल राजपूत राजा साल बाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर लिए दोस्तों। तो यही दोस्तों की जब वो उन्हें राजपूत राजा की मान्यता प्राप्त हुई, तो यानी कि संग्राम शाह की उपाधि मिल गई, तो उनका उनका पुत्र हुआ वो दलपत सिंह महोबा। जो दलपत सिंह था उसने महोबा दोस्तों जो इलाका था उसके राजा जो चंदेल थे उनकी पुत्री से शादी कर ली। उसी पुत्री का नाम राजकुमारी दुर्गावती था, उसे विवाह कर लिया और दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी दोस्तों, ठीक है। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपनी 5 साल की पुत्र की वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली, जिसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में
आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल राजाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसे समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी बाद तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। तो दोस्तों यही है, ये तो युद्ध वगैरह हुआ और उसके बाद उनको मारा गया। तो उसी प्रकार दोस्तों ये कह रहे हैं कि ये जो गौंड सरदार हुआ करती थी, उन्होंने अपने आप को राजपूतों की रूप में मान्यता ली। उनका पुत्र था, उन्होंने हुआ कि चंदेल राजा की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया, क्योंकि वो भी मतलब एक छत्री के रूप में, उनको राजपूत के रूप में मतलब मान्यता महसूस करने लगी थी। तो उनका साथ विवाह हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दलपत सिंह की कम उम्र में मृत्यु हुई। उसकी पत्नी ने अपनी बच्ची की 5 वर्ष की बच्ची के साथ राजपाट संभाला। ठीक है, उसके बाद जब आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने हमला किया गढ़कटंगा पर, तो रानी दुर्गावती ने सामना किया और खुद को आत्मसमर्पण करने की बजाय खुद को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है दोस्तों, उसका पुत्र भी मारा गया। ठीक है दोस्तों, ये बता रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ये मैप है दोस्तों। आप देखेंगे कि यहाँ बंडोलगढ़ है, ये गोहरा है, कोलंगा नर्मदा नदी है, बायरूगढ़ है, चाउरागढ़ है, मांडवा है, ये दोस्तों ये ताप्ती नदी है, सूबा सीमा सरकार। ये दोस्तों ये छोटा सा मैप है कि गोंडवाना का क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, इसको कोई ज़्यादा इतना महत्व नहीं दे रहा हमें। ठीक है दोस्तों, ये कोई अभिलेख है दोस्तों। एक नक्काशीदार दरवाजा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश से प्राप्त किया गया था दोस्तों। ये पत्थर पर है दोस्तों। देखिए हाथी बना हुआ है दोस्तों ये, और हल बखर बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये कुछ और आकृति बनी हुई है। ठीक है, और ये देखिए कुछ अन्य जानवर हैं, हिरण है, कुछ और है। तो दोस्तों ये ठीक है। आगे दिखती है दोस्तों, गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसके इसमें हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने का व्यापार में खासा धन कमाया जाता था दोस्तों। जब मुगलों ने गौड़ों को हराया तो उन्हें लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हाथी में हथिया ली थी दोस्तों। क्या कह रहे हैं, जो मुगलों ने जिस गढ़कटंगा पर हमला किया था, जो घोड़ों को हरा के, तो वहाँ से जो धन संपदा मिली और बहुत अधिक मात्रा में हाथी मिली। ठीक है दोस्तों, तो उनको उन्होंने हथिया लिया। और आगे क्या कह रहे हैं, उन्होंने राज्य का एक भाग अपनी कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। तो दोस्तों वही है, मैंने बोला ना, क्या करते थे जी, जो अपने सेनापति वगैरह को दे दिया जाता था, ताकि वो उस पर शासन करे और वहाँ से टैक्स वगैरह वसूल करे और फिर राजा को दे। तो ये हमेशा से चलता आ रहा है। अब खुद राजा मतलब शासन करने के लिए वहाँ तो आएगा नहीं, तो एक सेनापति एक जमींदार रूप का एक जैसा कोई छोड़ देंगे, आप यहाँ शासन करिए, आप यहाँ की जनता पर काबू करिए, जनता से टैक्स लीजिए और हमें दीजिए, वरना हम आपको हटा देंगे, किसी और को चुनकर यहाँ पे मतलब इस पद पर बैठा देंगे। ठीक है, वो हमारा काम करेगा। तो ये चलता रहता था। आगे देखते क्या कह रहे हैं, गढ़कटंगा के पतन के बावजूद राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनकी संघर्ष असफल रहे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ हद तक वो चलती रही, मतलब उन्होंने शासन अपना किया, लेकिन बाद में उन्होंने बुंदेलों और मराठों के साथ संघर्ष किया और हार गए। ठीक है दोस्तों, में असफल रहे। ठीक है, अब देखिए अहोम कहाँ पर था, तो दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार की से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे दोस्तों। अहोम जो जनजाति है दोस्तों आज भी है, तो वो कहाँ से आई हुई है, तो म्यांमार से। ठीक है दोस्तों, कब आई थी, तो 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गए थे दोस्तों। उन्होंने भूइयाँ या भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके एक नए राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। तो अहोमों ने किसको हराया था और शासन किया था, यानी कि क्षेत्र पर कब्जा किया था, तो दोस्तों भूइयाँ जनजाति पर। ठीक है, तो जिसे भूस्वामी लोग कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, उनको हराकर उस क्षेत्र पर कब्जा किया और शासन किया। आगे कह रहे हैं 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 और कोच हाजू 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। तो दोस्तों कह रहे हैं कि अहोम तो दोस्तों उस समय काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते होंगे। ठीक है, तभी तो उन्होंने इन सबको हराया। किसको हराया, देखिए भुइया, ठीक है, चुटियों और कोच हाजू को। ठीक है,
हराकर अपने राज्य में उस क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है दोस्तों, ये कह रहे हैं। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। ठीक है दोस्तों, अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतनी वर्ष पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों कह रहे हैं अग्नि अस्त्रों का उपयोग करना शुरू किया था किसने? अहोमों ने। ठीक है, 1660 तक आते आते भी उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे दोस्तों। तो अहोम 1660 में अहोमों ने उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था दोस्तों। तो ठीक है, आगे कह रहे हैं कि लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमण का सामना करना पड़ता था दोस्तों। तो नॉर्थ ईस्ट पर उनका आधिपत्य था और नॉर्थ ईस्ट पर ही उनका एक शासन चल पाता था दोस्तों। उसके बाद कह रहे हैं कि अहोमों ने दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ता था दोस्तों। उनका विस्तार वहाँ तक नहीं था। ठीक है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम तक था। ठीक है, दक्षिण पश्चिम यानी कि आधुनिक पाकिस्तान का क्षेत्र, अफगानिस्तान पाकिस्तान यानी कि इधर इसका क्षेत्र बता रहे हैं, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 दोस्तों, दक्षिण पश्चिम यानी कि ये इधर का क्षेत्र बता रहे हैं जो जो उस समय, तो दोस्तों उस समय अहोमों का शासन यहीं तक था, बंगाल के आसपास के। और जो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, म्यांमार है, ये दोस्तों इस इधर होगा उनका क्षेत्र। ठीक है, सिक्किम तो नहीं, सिक्किम एक अलग पड़ जाता है। आप ऐसे समझिए नॉर्थ ईस्ट पूरा उनके कब्जे में था। ठीक है दोस्तों, आप बाकी आप कंफ्यूज ना होना, मैं अलग अलग बातों को कहकर आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ शायद। तो आप ऐसे समझिए नॉर्थ ईस्ट में उनका कब्जा था, बाकी उनका क्षेत्र नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये आगे देखिए दोस्तों, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला कर दिया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। तो दोस्तों देखिए उन्होंने कितने लोगों को जीता, फिर बाद में उनको हारना पड़ना। ठीक है दोस्तों, 1662 में हार गए, किसके द्वारा? तो मुगलों के द्वारा। ठीक है, मुगल काफ़ी शक्तिशाली थे दोस्तों, आपको बता दें। अब देखिए मानचित्र 3 में पूर्वी भारत की जनजातियाँ। दोस्तों तो ये पूर्वी भारत की जनजातियाँ हैं दोस्तों। आप ये देखिए, ये यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहता था। तो ये नॉर्थ ईस्ट इधर देखो, तो इस तरफ उनका शासन नहीं था दोस्तों। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है दोस्तों, इधर उनका शासन था। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कोल, कारो, खासी, जयंतिया, करा, कचारे, नागा जनजाति, मिरिस, चुटिया, इनको हराकर अहोमों ने शासन किया था दोस्तों। अहोमों का शासन इतना बड़ा था दोस्तों। ये दोस्तों आप जितना देख पा रहे हैं, ये सब अहोमों का शासन था। ठीक है, इनको सबके हराकर यहाँ तक अहोम आ चुके थे दोस्तों। फिर इसमें लिखा है कि अहोमों को किसने हराया? तो मुगलों ने हराकर अहोमों पर नियंत्रण कर लिया। आगे देखिए अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था दोस्तों। बेगार यानी कि वही जमीन से कर वगैरह है और टैक्स वसूली है और अन्य प्रकार की जो धन संपदा इकट्ठा करना। ठीक है, राज्य के लिए राज्य के लिए लोगों से जबरन काम किया लिया जाता था दोस्तों। तो टैक्स वसूलते थे और जबरन भी वसूली की जाती थी दोस्तों। तो ये अहोमों की अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वे पाइक कहलाते थे। तो पाइक क्या कहलाते थे? जो जबरन वसूली की जाती थी अहोमों के द्वारा दोस्तों, तो उसे पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। तो दोस्तों उसको प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे दोस्तों। तो वही बता रहे हैं कि अहोम जो वसूली किया करती थी दोस्तों, उसको पाइक कहा जाता था दोस्तों। अहोमों द्वारा जो वसूली के रूप में ली जाने वाली धन को पाइक कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, और जिस गांव का नंबर आता था तो उससे पाइक वसूली जाती थी दोस्तों। तो कह रहे हैं कि जैसे ही किसी गांव का नंबर आया तो बोल देती थी अब आपका नंबर है, आप पाइक के रूप में धन दीजिए। तो ये सब था दोस्तों। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था दोस्तों। वो ऐसा कह रहे हैं दोस्तों इसमें कि जैसे किसी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या है तो उसको
और किसी क्षेत्र में कम जनसंख्या है दोस्तों, तो उन जैसी अधिक क्षेत्र वाली जनसंख्या को कम क्षेत्र वाली जनसंख्या में स्थानांतरित कर दिया जाता था, ताकि वो वहाँ पर आराम से रह सकें और खेतीबाड़ी कर सकें और अधिक से अधिक क्या दे सकें, तो पायक, ठीक है, पायक के रूप में धन दौलत दे सकें, ठीक है दोस्तों। और खाद्यान्न भी लेते होंगे भाई, ना खाते पीते क्या होंगे दोस्तों, है ना। तो ये सब 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासनिक खास खास केंद्रित हो गया था दोस्तों, किसका, अहोमों का, ठीक है दोस्तों। लगभग लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में भी बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटी रहती थी। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो 17वीं सदी की, सॉरी 17वीं सदी नहीं, हाँ 17वीं सदी सदी आती आती जो उनका अहोमों का किनका अहोमों का जो शासन, अहोम कुल कुछ टूट गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गया था और उनका जो शासन व्यवस्था थी वो केंद्रित हो गई थी दोस्तों, केंद्रीकरण व्यवस्था हो गई थी दोस्तों उनकी। और फिर उनकी जो योद्धा थे, जो सैनिक वगैरह होते थे, वो एक वक्त सैनिक सेवा में अपनी भूमिका निभाते थे और जैसे खाली है, युद्ध वगैरह कुछ काम नहीं हो रहे हैं, तो वो नहर निर्माण है, सिंचाई कार्य हैं, अन्य प्रकार के कार्यों में भी अपना योगदान देते थे। यानी कि उन्हें फालतू नहीं बैठने दिया जाता होगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। फालतू नहीं बैठना है, यानी कि फालतू बैठोगे तो खाली दिमाग चलेगा और तुम विद्रोह जैसी मतलब स्कीम यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये कुछ उनकी अलग प्रक्रिया होंगी, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि अहोम समाज कुलों में विभाजित था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिसे खेल कहा जाता था, जिसे खेल कहा जाता था। तो वही देखिए दोस्तों, कैसी शब्दावली आपको मिलेंगी देखने को। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिसे खेल कहा जाता था। तो दोस्तों खेल क्या है दोस्तों, खेल तो वैसे आजकल एक स्पोर्ट का इंग्लिश वर्ड है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको छोड़ दें, इसको देखें बस। आप ये ना समझें कि खेल क्या है, खेल एक गेम है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अहोम समाज के कुलों को खेल कहा जाता था। आप फिर एक बार ध्यान दें, ठीक है। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, यानी दस्तकार यानी कि जो कलाकार आर्टिस्ट होते थे, उनकी कम जनसंख्या थी दोस्तों। इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों में आए थे दोस्तों। कह रहे हैं कि इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे, यानी अहोम की जो इलाके थे वहाँ पे जो दस्तकार हुआ करते थे, तो वो आसपास के क्षेत्रों से आकर दस्तकारी किया करते थे दोस्तों। आप इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे कह रहे हैं, एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। एक खेल खेल यानी कि एक अहोम के समाज में, ठीक है, तो क्या होते थे, नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। गांव यानी कि वो, हाँ गांव यानी विलेज हुआ करते थे दोस्तों, एक खेल में, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं, किसान को अपनी ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी दोस्तों। किसान को अपनी ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी दोस्तों। तो वही है ना कि जैसे कि किसी जरूरी कार्य के लिए जमीन की जरूरत पड़ रही है, तो कौन देगा, तो किसान देगा, ठीक है दोस्तों। तो किसान दे देते थे दान के रूप में, ठीक है। वो सब हुआ करता था दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं कि समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकते थे दोस्तों। जो पूरा समुदाय हुआ करता था दोस्तों, मतलब एक अच्छी प्रक्रिया के रूप में देखने को मिल रहा है, देखने को सुनाई दे रहा है, हमें समझ में आ रहा है कुछ कुछ। आपको भी सुन मतलब समझ में आ रहा होगा कि बिना समुदाय की सहमति के बगैर राजा भी नहीं लेता था दोस्तों, वापस नहीं ले सकता था। तो कितना मतलब समुदाय की कितनी मान्यता थी दोस्तों, ठीक है, ऐसे बता रहे हैं। अब देखिए किसका चित्र है दोस्तों, कान के आभूषण कबोई नागा जनजाति मणिपुर से। ये कान के आभूषण है दोस्तों। अब किस तरह से आभूषण, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बशर्ते कुछ होगा। दोनों कानों के हैं तो दोस्तों होंगे, पहनते होंगे कोई नागा नागा जनजाति, ठीक है, जो मणिपुर की है, ठीक है। आगे देखते हो क्या कह रहे हैं कि इधर इस तरह से हाँ, इधर शुरुआत में अहोम लोग अपनी जनजाति देवता की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। तो कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी तक तो भी अपने पूर्वजों की उपासना करते थे, बाकी बा उसकी सॉरी
उसके बाद वो ब्राह्मणों के अधीन हो गए, यानी कि ब्राह्मणों की वो एक तरह से बातें मानने लगी कि नहीं इनकी पूजा कीजिए, इनकी अन्य देवता देवी देवता की पूजा उपासना करने लगी। ठीक है दोस्तों, ये हुआ। और तो लेकिन 17वीं, हाँ ये हो गया। मंदिर और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि दान में दी गई। शिव सिंह, यानी कि शिव को किस तरह से लिखाया गया है दोस्तों, जैसे शिव दोस्तों अलग तरह से लिखा जाता है, तो ये अलग लिखा है। ठीक है, शिव सिंह 1714 1744, हाँ 1744, 1714 से 1744 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। कहाँ पर? तो नॉर्थ ईस्ट में अहोमों की शासन काल में। ठीक है, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी परंपराएं आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। तो वही है ना कि उन्होंने सोचा कि हम ब्राह्मणों के अधीन, तो ब्राह्मणों की बात मान रहे हैं, फिर भी हमें अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, और हम अपने धर्म को, अपनी परंपराओं को किस तरह से छोड़ सकते हैं। तो ये उन्होंने अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा। ठीक है दोस्तों, वो अपनी परंपराओं से और रीति रिवाजों से जुड़ी रहे, है ना। तो इसको बात की चर्चा की जा रही है। आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं। अहोम समाज एक अत्यंत अत्यंत परिष्कृत समाज था। ठीक है, कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था दोस्तों। वही ना कि जो विद्वान और कवि वगैरह हुआ करते थे उनको अहोमों के द्वारा संरक्षण दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, और नाटक है और अन्य प्रकार की कर्मकांड है, मतलब कर्मकांड नहीं है, अन्य प्रकार की कला कला के रूप में जो कार्य हुआ करते होंगे उनको बढ़ावा दिया जाता था दोस्तों। जैसे कि कोई संस्कृति से जुड़ी कोई नृत्य कला संस्कृति गाना वगैरह है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता था, उनको संरक्षण दिया जाता था, तो किनके द्वारा? अहोमों के द्वारा। ठीक है, आगे कह रहे हैं संस्कृति की महत्व कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा और फिर असमिया में लिखा गया। तो दोस्तों बुरंजी एक नाटक सो कृति है, कोई है ना, ऐतिहासिक कृति, यानी कि कोई कहानी कविता कोई अन्य प्रकार की चीज होगी। ठीक है दोस्तों, कृति यानी कि कोई क्या कह सकते हैं दोस्तों उसको, कृति आर्ट, आर्ट यानी कला। ठीक है, कला दोस्तों संस्कृति से जुड़ी एक नाटक भी हो सकता है, संगीत भी हो सकता है, कोई और वो स्थानीय कला हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको पहले किस भाषा में लिखा? अहोम भाषा में, उसके बाद आसाम की असमिया भाषा में लिख दिया गया, ताकि उसका और अधिक प्रचलन किया जा सके, मतलब फैलाया जा सके, उसको अधिक से अधिक लोग उसको महसूस कर सके, देख सके, और उसको मतलब उसका मतलब रख रखाव कर सके, है ना, ये सब। अब देखिए निष्कर्ष क्या है। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। बल आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संघर्ष में आते रहे। यानी कि वो जो बल व्यवस्थाएं थी, यानी कि सामाजिक व्यवस्थाएं थी, है ना, उन उनमें एक टकराव भी हुआ दोस्तों, है ना, कि हम तुम्हारी इस व्यवस्था से खुश नहीं है, हम तुम्हारी इस व्यवस्था से खुश नहीं है, हमारी संस्कृति को मानो, तुम हमारी संस्कृति को मानो, तुम ये करो तुम वो करो, है ना, ये भी होता रहा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो संपर्क में आए, दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आए, जनजाति लोग एक दूसरे, सामाजिक परिवर्तन हुआ, बल सामाजिक व्यवस्था लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में आए, काफी सॉरी या क्या कह रहे हैं इधर। जिस युग की हम चर्चा कर रहे हैं, उस युग के दौरान आबादी में काफी सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, यानी कि वो मतलब वृद्धि हो रही थी सामाजिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में, तो ये परिवर्तन हो रहे थे। और यह ये कह रहा है दोस्तों कि बल आधारित समाज में जनजाति लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आ रहे थे, सॉरी युद्ध वगैरह नहीं, टन्ना टकराव, उसके लिए सॉरी, मैंने क्या बोल दिया। तो लगातार संपर्क में आने लगी। किसी की संस्कृति किसी ने देखी तो किसी की संस्कृति किसी ने देखी, तो एक दूसरे की संस्कृति को समझने का मौका मिला, और ठीक है, एक दूसरे की मतलब संस्कृति को समझने लगे। ठीक है दोस्तों, इस आदान प्रदान से दोनों तरह की समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलती रही। ठीक है, बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्हें विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई अपनाई अपनाई
ठीक है, विभिन्न प्रकार की जीविकाएँ अपनाई, यानी कि दोस्तों एक दूसरे की संस्कृति से प्रभावित होने लगे, कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है दोस्तों? ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि हुँ, कालांतर में उनमें कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई। तो क्या कह रहे हैं, कालांतर में उनमें कई जाति आधारित समाज में परिवर्तन हुई, यानी कि कह रहे हैं कि जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे अधिक जातियाँ समाज में परिवर्तित होते हैं, ठीक है दोस्तों? तो उनमें परिवर्तन हुआ, कहने का तात्पर्य ये समाज जातियों में परिवर्तन हुआ और वो एक दूसरे से किसी प्रकार की रिश्ते नाते अपने करने लगे होंगे या किसी और वजह से मतलब परिवर्तित हो। आज भी दोस्तों देखते हैं कि अंतर्जातीय विवाह के रूप में इससे सब अन्य प्रक्रियाएं होती है, इस तरह से परिवर्तन होने लगता है, ठीक है? तो ऐसा कुछ और भी उस समय भी हुआ होगा, ठीक है? ठीक है, आगे कह रहे हैं लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातन हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। तो ये भी उन्होंने किया, उन्होंने सोचा हिंदू धर्म और सनातन व्यवस्था में कुछ ऐसा है जिससे हमें मतलब जिससे हमारी संस्कृति और सभ्यता को नुकसान है, खतरा है या हमें उसको मतलब हमारे साथ भेदभाव हो रहा है या और अन्य प्रकार की क्रियाकलाप देखने को मिली होंगी, ठीक है? तो उसकी द्वारा उन्होंने हिंदू धर्म और सनातन धर्म को बिल्कुल नकार दिया, ठीक है दोस्तों? और देखते हैं दोस्तों इसमें काफ़ी बार हम अन्य जगह पर भी पढ़ने को मिलता है हमें कि हिंदू धर्म में वाकई में पहले ही बहुत अधिक आडंबर थी दोस्तों, ठीक है? उनकी वजह से बहुत सी लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ा और आज भी देखिए दोस्तों लोग लगातार हिंदू धर्म से खपाई में रहती है। इसी वजह से कभी कभी हमें रिवोल्ट यानी संघर्ष होने देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आखिर क्यों नहीं हो सकता इस समाज में, इस धर्म में सुधार? तो ये सोचने वाली बात है ना? बहुत से ऐसी कार्य होते हैं जो तर्क के आधार पर बिल्कुल शून्य होते हैं, ठीक है दोस्तों? और इनके जिन पर तर्क किया जाए तो हिंदू धर्म में वो बिल्कुल जीरो माने जाएंगे, यानी कि उनमें तर्क मतलब लॉजिक फ्री होते हैं दोस्तों, उनमें कोई लॉजिक ही नहीं होता। ऐसे ऐसे कार्य हिंदू धर्म में बड़ी आस्था के साथ माने जाते हैं। तो दोस्तों ये है, ये सब प्रक्रिया देखने को मिलती हैं, उस समय भी थी, इसलिए वो लोगों ने इस धर्म को नकारा, ठीक है? आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं कि कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाली विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह भी राजनीतिक रूप में ताकतवर हो गए। तो कह रहे हैं कि कुछ जनजातियों ने संगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाली विस्तृत राज्य की स्थापना की, यानी कि कुछ जनजातियां थी, उन्होंने एक बड़ी राज्य की स्थापना कर दी और उस राज्य को अच्छे से व्यवस्थित मैनेज कर दिया, ठीक है? इस तरह भी राजनीतिक रूप में ताकतवर हो गए। तो उन्होंने एक राज्य की स्थापना की और अच्छे से वो वहाँ पर प्रशासन करने लगी, व्यवस्थाएं बनाने लगी, ठीक है दोस्तों? इस तरह से ताकतवर हो गए राजनीतिक रूप से, ठीक है दोस्तों? इस इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्य के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया, ठीक है दोस्तों? आगे कह रहे हैं कि मंगोलों के बारे में। अ, तो अन्यत्र में पढ़ेंगे दोस्तों ये मंगोल के बारे में, ठीक है? मंगोल कौन थे, कैसे, कहाँ के? आ- अपने एटलस में मंगोल ढूंढिए दोस्तों, मंगोल अपने एटलस में यहाँ कहीं दिया गया है मंगोल? इस एटलस में कहीं मंगोल नहीं दिया गया दोस्तों, ठीक है? तो एटलस किसी बुक एनसीईआरटी वालों को कहने का तात्पर्य ये होगा कि अगर आपके पास एनसी वो एटलस है तो वो इधर कहीं नहीं है। देखिए 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 दोस्तों, ठीक है? देखिए दोस्तों कहीं पर भी एटलस नहीं है, ठीक है? तो देख आगे इसमें पढ़ते क्या है। अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढना था दोस्तों। मंगोलिया ढूंढ इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी जो पशुपालन किया करते थे दोस्तों और शिकारी संग्राहक यानी कि शिकारी भी थे दोस्तों, मांसाहारी शिकारी, ठीक है? जनजाति कौन सी थी? तो मंगोल, ठीक है? वे मध्य एशिया की घास के मैदान यानी कि स्टेपी स्टेपी जो मध्य एशिया की घास के मैदान है दोस्तों, उन्हें स्टेपी कहा जाता है। हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है? हमारे पास एक दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट दिए जाते हैं। हम उस पूरी बुक का एक रिव्यू करने की कोशिश में हैं। हम उस पुस्तक को एक अलग प्ले लिस्ट बनाकर उसको आप
उसकी वीडियो आपको देंगे, ठीक है दोस्तों, टेंशन ना लेना। एनसीईआरटी के अलावा, ठीक है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे हम उसको आपको देंगे, बाकी उसमें पुस्तक में बहुत कुछ डाटा है तो हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि फालतू का डाटा पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, और अपना वक्त जाया करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल एक टॉप क्लास की बेहतरीन डाटा आपको मिलेगा, ठीक है। उससे हमने वो किताब दोस्तों ली ही इसलिए ताकि हम अपने मतलब इस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल पर अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकें, ठीक है दोस्तों। बाकी हम दोस्तों सोच रहे हैं कि बड़ी क्लास की जो परीक्षाएं हैं, जैसे एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, ठीक है, तो और यूपीएससी दोस्तों, इस लेवल की जो परीक्षाओं में कंटेंट आते हैं, जिस परीक्षाओं में जो डाटा इस्तेमाल होता है, ठीक है, और तो वो उस लेवल का डाटा हम आपको दें दोस्तों, ताकि आपका एक नॉलेज लेवल दोस्तों बहुत ही उच्च लेवल का हो सके। एक अधिकारी वर्ग जो पढ़ता है, अधिकारी बनने के लिए लोग पढ़ते हैं, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ने को मिले, ठीक है दोस्तों। फिर आगे आगे देखते हैं दोस्तों। वे मध्य एशिया में स्टेपी, मध्य एशिया की घास के मैदानों, स्टेपी और छोटे और थोड़ा उत्तर की ओर की वन वन प्रांतों में बसे थे दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एक एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। तो दोस्तों चंगेज खान था जिसका जो 1206 में आया या उसका जन्म हुआ हुआ, तो उसने क्या किया था कि अ, मंगोल और तुर्की की जो जनजातियां थीं, उनको एकता में बांधकर और एक शक्तिशाली सैन्य बल बना डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 में उसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, तो उसका जन्म काफ़ी पहले हुआ हुआ दोस्तों। ये उसने जो कार्य किया है 1206 में किया था, मंगोल और तुर्कों को एकजुट ताबे बांधा, तो ठीक है। मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था दोस्तों। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है दोस्तों। तो कह रहे हैं कि अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य यूरोप का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था दोस्तों। तो कह रहे हैं कि जो उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी वंशज थे दोस्तों, किसकी, तो चंगेज खां की वंशज थे, उनने भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र मतलब कब्जे में कर लिया था दोस्तों। तो दोबारा पढ़ते हुए उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य यूरोप का खासा खासा बड़ा हिस्सा शामिल था दोस्तों, ठीक है। यूरोप की मंगोलों के पास संगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थे दोस्तों, तो उन्हें काफ़ी अन्य समूह और धार्मिक संगठनों का वो सहयोग हासिल था दोस्तों, समर्थन हासिल था, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, ठीक है। तो अन्यत्र में आपने ये भी खानाबदोश जनजातियां थी दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा। अब आप दोस्तों ये देखिए नीचे जो कक्षा 7 की छात्र के लिए है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ठीक है दोस्तों। ये हमारे महत्व का काम बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही मतलब ये पढ़ लेते हैं, ये बीज शब्द ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है दोस्तों। हम आपसे हर बार कहते हैं ये बीज शब्द आप पढ़िए दोस्तों। देखिए बीज शब्द में क्या है, बाढ़, इसका मतलब आप सर्च करिए इसकी परिभाषा और आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं उसमें गूगल यूट्यूब से कहीं से भी। बाढ़ जाति, टांडा, गढ़, चौरासी, बरहोत, भुइयाँ, पाइक, खेत, खेल, बुरंजी और जनगणना, ये शब्द दोस्तों आप कहीं से सर्च करके इसको लिख लें, याद कर लें किसी भी प्रकार से, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है। अब दोस्तों ये आगे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। हाँ, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए दोस्तों। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों एक बार फिर।